Students, beta we are going to start a new chapter from your economics, your SST book, that is money and credit. ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें बेटा हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली जो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, मनी के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि मनी का इवॉल्व नहीं हुई थी जब मनी, उससे पहले लोग किस तरीके से ट्रेड किया करते थे, लेन देन किया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। और जब मनी का एवेल्युएशन हो गया, मनी जब बन गई, उसके बाद में अब फ़िलहाल हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्रेडिट क्या चीज़ है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट के फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को परचेज करना हो, सेल करना हो, तो वहाँ पे बीच में जो चीज़ इन्वॉल्व रहती है वो क्या है, मनी है। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज़ शॉप से परचेज़ करते हो तो उसके लिए आप किस रूप में उसको पे करोगे, मनी के रूप में पे करोगे। ठीक है, तो एक्सचेंज जो आपने किया, आपने पैसों के बदले में चीज़ ली, वो हमारे लिए क्या है, एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज में सबसे बीच में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मनी की होती है, तो मनी को कहा जाता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम मीन्स व्हेन द थिंग्स वर एक्सचेंज फॉर थिंग्स। ठीक है, जब वस्तुओं का आपस में लेन देन हुआ करता था। ठीक है, आपको किसी से सपोज गेहूँ खरीदने हैं, तो आप पहले जब मनी नहीं थी तो उसके बदले में गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में गेहूं या कपड़ा या लाइव स्टॉक जैसे गाय, भैंस, भेड़ वगैरह, इन सभी को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मनी उसके लिए पे कर देते हो। ठीक है, आपने मनी पे कर दी और आपने उससे सामान खरीद लिया। जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसको आपने मनी पे करी है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो उसी आप के दिए हुए पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ वो खरीद लेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व अब कौन हो गया, मनी इन्वॉल्व हो गई। तो इसीलिए मनी को कहा जाता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का एक मीडियम जो है वो क्या है, मनी है। लेट अस स्टार्ट दैट द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हमें पता है, आपको पता है कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम इतनी सारी लेन देन करते हैं, वहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप खुद को ना लेकर अपने परिवार को अगर देखें तो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सब लोग कुछ ना कुछ मार्केट से ज़रूर परचेज करते हैं। ठीक है, तो मनी का एक बहुत ही लार्ज पार्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि आप ऐसी कुछ चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आप डेली खरीदते हैं। तो आप इस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। फॉर सम there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to पे मनी लेटर। ठीक है बेटा, अब जैसे आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट में एक दो आइटम ऐसे भी आए कि जहाँ पर आपने आज पे नहीं किया है, बल्कि आपने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं चलो कल दे दूँगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे मनी आज तो आपने पे नहीं की। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जहाँ पे आज आपने तुरंत की तुरंत मनी भी पे कर दी और सामान भी खरीद लिया। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पर आप फ्यूचर में पे करने का आपने प्रॉमिस कर दिया हो। तो इसी वजह से आपको ये लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है कि आप इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता करें। ठीक है, आगे देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. ठीक है, तो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स बेटा मनी में ही क्यों होती हैं? मनी में इसलिए होती हैं क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल मनी से अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ जो वो चाहता है, जो उसकी वांट है, जो उसकी नेसेसिटी है, उसको वो परचेज कर सकता है ईजिली। ठीक है, अगर मनी नहीं होगी तो वो गुड्स को परचेज नहीं कर पाएगा। सो दस everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that he wants.
ठीक है। अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो आपको उससे क्या कहोगे, भाई मैं तो पैसों में ही लूँगा, मतलब मैं तो रुपीज़ में ही एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, अगर वो आपको बदले में कोई चीज़ देना चाहता है तो आप उस चीज़ को हो सकता है नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे सपोज़ आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपने एक पेन था वो आपने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, वो आपसे कहता है कि इसके बदले में मुझसे आप ये वाला पेन ले लो दूसरा। आप क्या कहोगे कि नहीं भाई मुझे बदले में पेन नहीं चाहिए, मैं तो एक दूसरे तरीके का पेन खरीदूंगा, या फिर मुझे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो स्केल खरीदूंगा या मैं तो पेंसिल खरीदूंगा। ठीक है, तो आपने उसे क्या कहा कि मुझे कोई एक्सचेंज में कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई थिंग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो पैसे ही चाहिए, ताकि आप इजीली फिर जो आपको अमाउंट रिसीव होगा, जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको मनी प्राप्त होगी, उससे फिर आप इजीली जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ को फिर आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। अब आपको बोला है कि एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल लीजिए। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो शूज़ बनाता है, मार्केट में सेल करता है और वीट खरीदना चाहता है, गेहूँ खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। तो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जो उसने शूज़ बनाए हैं उनको पहले सेल करेगा। जब वो सेल करेगा तो उसको मनी रिसीव हो जाएगी। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। और उसके बाद में वो उसी पैसे से, उसी मनी से क्या करेगा, वीट को खरीदेगा। अगर ऐसा ना हो, सपोज़ किसी आप वीट, जिसके पास वीट एक्स्ट्रा है या कोई गेहूँ बेच रहा है, आप उससे जाके कहते हो कि भाई मुझसे आप 2 जोड़ी जूते ले लो या मुझसे 1 जोड़ी जूते ले लो और मुझे वीट दे दो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वीट वाला आपको दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है, या हो सकता है उसे जो क्वालिटी के शूज़ चाहिए, आपके शूज़ उस तरीके के ना हो, आपके शूज़ का साइज़ उस टाइप का ना हो जो उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसी वजह से सभी लोग किस रूप में किसी भी ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं, मनी के रूप में करना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। इमेजिन हाउ मच more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in the exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. This is known as double coincidence of wants. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। समझेंगे आप इसे, 3 मार्क में कई बार आ जाता है, ये चीज़ पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जो दो पार्टी सेल और परचेज कर रही हैं वो दोनों की डिमांड एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। ठीक है, जैसे हमने शू मेकिंग का एग्जांपल लिया है, तो जो शू मेकर है उसकी ज़रूरत वीट है, और उसी तरीके से जो वीट सेल करने वाला है उसकी ज़रूरत क्या है, शूज़ होनी चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, बार्टर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को खरीदना और बेचना, ठीक है, तो वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना बहुत ज़रूरी होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, शू मेकर जो कि वीट खरीदना चाहता है वो वीट वाले के पास जा तो रहा है, लेकिन वीट वाले को भी तो शूज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तो वो पता नहीं कितने वीट वालों के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि भाई मेरे शूज़ ले लो और मुझे वीट दे दो, तो उसे तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और ये भी हो सकता है कि उसे ऐसा कोई इंडिविजुअल मिले ही नहीं जिसको शूज़ की ज़रूरत हो और साथ ही साथ उसके पास वीट भी हो सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, जो कि बार्टर सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो व्हाट अ पर्सन डिज़ायर्स टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज़ टू बाय। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बेचना चाहता है वही दूसरा इंडिविजुअल खरीदना भी चाहता हो। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. ठीक है बेटा, तो बार्टर सिस्टम का ये एक बहुत ही एसेंशियल फीचर था। क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। आगे देखिए, दैट इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप eliminates the need for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat.
All he has to do is find a buyer of his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat and any other commodity in the market. Since money acts as a intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. तो बेटा यहाँ से एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि why is money called a medium of exchange. ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर विद एग्जाम्पल आप यही वाला एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में लिखेंगे क्योंकि मनी एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस. मनी ने एक इंटरमीडिएट का काम किया, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है. इंटरमीडिएट किस तरीके से, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि शू मेकर ने अपने शूज़ को सेल कर दिया, बदले में उसे ये मनी प्राप्त हुई बेटा, रुपीज़ मिले, और उसने फिर उसी मनी को यूज़ करते हुए वीट को ख़रीद लिया. ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया, गुड्स का भी एक्सचेंज हो गया. ठीक है, शूज़ जो है वो भी एक्सचेंज हो गए, एक इंडिविजुअल से दूसरे पे चली गए, और वीट जो है वो भी एक्सचेंज हो गई, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे चली गई. और बीच में किसका इन्वॉल्वमेंट रहा, बीच में हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट रहा, इसलिए मनी को इंटरमीडिएट कहा जाता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है.